I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. दोस्तों, जब भी दुनिया में वॉर होती है हम सबको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिखती है। तो सुनने में वॉर सीम्स लाइक द मोस्ट इलॉजिकल थिंग टू डू, राइट? इससे दोनों देशों का नुकसान होता है, दोनों देशों में लोग मरते हैं और दोनों देश बर्बाद हो जाते हैं। Around the globe, conflict is on the rise, and the weapons fueling it are deadlier and more destructive than ever. These visuals of death and destruction are coming in from southern Iran. Destroyed buildings and rubble on the streets. Every airstrike leaves more families displaced. For many, it means constantly moving from one place to another. For them, a shelter today may be unsafe tomorrow. तो अगर वॉर इतनी बुरी चीज है जिसमें इतना नुकसान है, तो पूरी दुनिया में वॉर खत्म क्यों नहीं होता? वेल, दैट इज बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वॉर एक बिजनेस बन चुका है। एक ऐसा बिजनेस जिससे कुछ लोग इतना पैसा कमाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस वॉर मशीन को डिजाइन किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। The US has the most powerful military on earth. Since October 7th, the United States has sent all types of military aid to Israel. The US weapons industry, what impact is it having on our world? More conflict means greater profits, and there's never been a better time to be in the business of war. Well, they're not just making the weapons. What they're doing is they are creating a narrative with their dollars. We've ever had in history for military, $1 trillion, getting the greatest weapons. And, you know, I hate to do it because we believe in peace through strength. और पिछले कुछ महीनों में हमने कई सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, कई वॉर्स को एनालाइज किया, कई कंपनीज को एनालाइज किया और ये समझा कि अमेरिकन कंपनीज किस तरह वॉर से पैसा कमाती है। और आज हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका ने ये वॉर मशीन कैसे बनाया, बाकी देशों की बर्बादी से अमेरिकन वेपन कंपनीज को क्या फायदा होता है और इस कहानी से हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, ये चैनल ज़ीरोधा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस या जियोपॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। Ich erklärte, das deutsche Volk hat nur einen Wunsch, nach seiner Person selig werden zu können. Sie sollen uns in Ruhe lassen. दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब हिटलर यूरोप पर हमला कर रहा था और लोगों को ये लगा कि यूएस भी वॉर में एंटर करेगा। पर सरप्राइजिंगली यूएस को इस वॉर में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्टेड थे, एंड दैट वाज ट्रेड। इनफैक्ट उस वक्त यूएस अपनी आर्मी को लेकर इतना कम सीरियस था कि उनकी आर्मी पोर्तुगल से भी छोटी थी। लेकिन 1941 तक जापान इतना ताकतवर बन चुका था कि उन्होंने कुछ ही सालों में कोरिया और ताइवान पर हमला कर दिया, चाइना के एक बड़े हिस्से को कैप्चर कर लिया और अगले कुछ सालों में उन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को भी कैप्चर कर लिया। लेकिन जब अमेरिका ने चाइना को वेपन्स देकर जापान के ऑयल सप्लाई को रोकने की कोशिश करी तो जापान को आया गुस्सा। सो इन रिस्पॉन्स जापान ने 7 दिसंबर 1941 को यूएस के पर्ल हार्बर पर एक खतरनाक अटैक लॉन्च किया। It starts with an horrific surprise attack, then spreads like a tidal wave. Japan launched a surprise attack on the United States of America by bombing the US naval base at Pearl Harbor, Hawaii. दोस्तों, पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका को आया गुस्सा
और अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। The United States of America are united as never before. Geography puts upon them the greatest burden in this war with Japan. American industry now has the stimulus of war to gear it up to production on a scale unequaled by any other country. Aircraft will come from the factories in unimagined number. Tanks will flow from the production lines. And now America was committed, with its every resource, to seeing the grim war to its bitter end. और जापान को डिस्ट्रॉय करने के मिशन में अमेरिकन गवर्नमेंट ने वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया। पर यूएस के सामने आई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने कहा, यूएस कंपनीज को वॉर में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। यूएस नेवी के पास सिर्फ 17 बैटलशिप्स और 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, जो कि काफी ज्यादा थे, बट आज के मुकाबले काफी कम है। तो वॉर डिक्लेयर होने के बाद भी कंपनीज वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाने से डर रहे थे। क्यों? थिंक अबाउट इट। अगर यूएस गवर्नमेंट आपको 2000 एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे, तो आपको हजारों वर्कर्स और करोड़ों की मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन कल अगर वॉर खत्म हो गया तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा और आप बैंकरप्ट हो जाओगे, क्योंकि वॉर्स काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होती हैं। इसी डर को खत्म करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला विद समथिंग कॉल्ड द गारंटीड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक प्लेन बनाने में आपकी फैक्ट्री को $50,000 का खर्चा आता है और आपको 2000 प्लेन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, यानी आपका टोटल एक्सपेंस हुआ $100 मिलियन। तो यहीं पर गवर्नमेंट आपसे कहती है आपका जितना भी एक्चुअल खर्चा हुआ है, विच इंक्लूड्स मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, उसको मिलाकर आप कैलकुलेट कर लो और जो भी वो खर्चा आएगा उस पर हम आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देंगे। तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट में 10% प्रॉफिट गारंटी है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद वॉर जल्दी खत्म हो गई और आपने $75 मिलियन का खर्चा करके 1500 प्लेन्स बनाए, तो गवर्नमेंट आपको वो पूरे $75 मिलियन प्लस 10% प्रॉफिट यानी $7.5 मिलियन एक्स्ट्रा पे करेगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ हो या नहीं। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा और आप इस बिजनेस में लॉस कर ही नहीं सकते। तो आप समझ रहे हो, ये अमेरिकन कंपनीज के लिए एक जैकपॉट डील था और यहीं से शुरू हुई दोस्तों अमेरिकन इंडस्ट्रियल वेपनाइजेशन। ये एक ऐसा जैकपॉट था कि फोर्ड जैसी कंपनी जो कि कार बनाती थी वो B-24 बॉम्बर बनाने लगी। उसी तरह जनरल मोटर्स टैंक्स और इंजन्स बनाने लगे और बोइंग B-17 बॉम्बर्स बनाने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने $2 बिलियन मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब, which was the nuclear bomb. In the summer of 1945, the Manhattan Project achieves its aim. 3, 2, 1. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed. In 1945, atomic bombs were dropped on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. That is how the World War II came to an end. अब सबको लगा कि वॉर खत्म हो गया है तो यूएस आर्मी डिसबैंड हो जाएगी, सोल्जर्स घर जाएंगे और डिफेंस का बजट कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को दिखा एक और बड़ा प्रॉब्लम। 1945 तक अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी और सबसे बड़ी एयरफोर्स तैयार थी और अमेरिका की 40% जीडीपी सिर्फ डिफेंस सेक्टर से आ रही थी। और जिस देश का 40% इकोनॉमी वॉर पर टिकी हो, क्या वो कभी पीस अफोर्ड कर सकता है? 1945 तक यूएस की इकोनॉमी डिफेंस पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी थी कि 1.7 करोड़ लोग यानी 17 मिलियन अमेरिकन्स, ऑलमोस्ट 13% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन वॉर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। And here's where American politicians realized a bitter truth. अगर ये वेपन फैक्ट्रीज बंद हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो लोग गुस्सा हो जाएंगे और लोग गुस्सा होकर गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे, जिससे सरकार बदल जाएगी एंड द पॉलिटिशियंस विल लूज पावर। इसका मतलब वेपन मैन्युफैक्चरिंग विल गिव देम जॉब्स, जॉब्स विल गिव देम वोट्स एंड वोट्स विल गिव देम पावर। सो वेपन्स वर गिविंग देम पावर। तो किसी भी हाल में अमेरिका की वेपन मैन्युफैक्चरिंग रुक नहीं सकती थी और वॉर करते करते इन वेपन कंपनीज को यह समझ आ गया कि वॉर पैसे छापने की मशीन है, तो जब तक वॉर चलेगा तब तक ये कंपनीज पैसा कमाती जाएगी। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने मरने से पहले अमेरिकन को एक खतरनाक अलायंस के बारे में वार्न किया। उन्होंने इसे नाम दिया द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स एक ऐसा साइकिल है जो कभी नहीं रुकता।
इसमें क्या होता है, डिफेंस कंपनीज पॉलिटिशियंस के इलेक्शंस को फंड करती हैं, बदले में पॉलिटिशियंस बड़े बड़े मिलिट्री बजट्स अप्रूव करते हैं और फिर सरकार वही पैसा उन्हीं कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में वापस दे देती है। इनफैक्ट रिटायर्ड जनरल्स बाद में उन्हीं कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स बन जाते हैं जो वेपन मैन्युफैक्चर करते हैं, ताकि वो उन कंपनीज को गाइड कर सके। और उसी तरह इन्हीं वेपन कंपनीज से लोग गवर्नमेंट में आते हैं ताकि वो उन वेपन कंपनीज को फेवर कर सके। इससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है। और ये देखो, 2008 से 2018 के बीच 380 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने पेंटागन छोड़कर सीधा डिफेंस कंपनीज ज्वाइन कर लिया। उसी तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स मैटिस पहले जनरल डायनामिक्स में काम करते थे। उनके डेप्यूटी सेक्रेटरी पैट्रिक पहले बोइंग में काम करते थे, जो कि पेंटागन का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। तो सोचो, जो लोग कल तक डिफेंस कंपनीज के पेरोल पे थे, आज वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि वेपन्स कहां से खरीदना है। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों लॉबिंग। इन सिंपल वर्ड्स, लॉबिंग में कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स नेताओं के पास जाकर ये कहते हैं कि सर, अगर आप बस हमारी कंपनी का ये प्लेन पास करवाते हैं ना, तो हम आपके अगले इलेक्शन के कैंपेन के लिए आपको $5 मिलियन का डोनेशन देंगे। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने ये देखा कि भाई वॉर के बाद तो कोई वेपन्स यूज ही नहीं करेगा, तो अब हम वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैसे जारी रखें? द सोल्यूशन वाज प्रीटी सिंपल। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री को जारी रखने के लिए अमेरिका ने ढूंढा एक नया दुश्मन, जिसका नाम था सोवियत यूनियन। और यहीं से शुरू हुई दोस्तों कोल्ड वॉर। The world is changed forever by a new technology, nuclear. Together we shall save our planet, or together we shall perish in its flames. This is the story of the Cold War. अब जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा धर्म का इस्तेमाल करके युद्ध लड़ते थे, वैसे ही अमेरिका ने कैपिटलिज्म का सहारा लिया और सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म को अपना दुश्मन बनाया। So in 1947, American leaders declared that the US would oppose communism anywhere in the world by any means necessary. I repeat, the US would oppose communism anywhere in the world by any means necessary. और यहीं पर दोस्तों डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमी नजर आती है। देखो, डेमोक्रेसी चलती है कंसेंट पर, यानी जनता के मर्जी पर। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग ये समझते हैं कि कंसेंट कैन ऑल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड थ्रू प्रोपेगेंडा। अमेरिका में हॉलीवुड मूवी से लेकर स्कूल टेक्स्ट बुक तक सोवियट्स को विलन बना दिया गया। लोगों को इतना डरा दिया गया कि लोग सिर्फ उन्हीं पॉलिटिशियंस को वोट देते थे जो वॉर को सपोर्ट करते थे। और इसका सबसे खतरनाक एग्जाम्पल था द वियतनाम वॉर। दोस्तों 1954 में वियतनाम दो हिस्सों में बढ़ गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। और नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट रूल था और यूएस को वियतनाम से कोई लेना देना भी नहीं था। इनफैक्ट वियतनाम एक गरीब देश था और वहां के लोगों को यह भी नहीं पता था कि यूनाइटेड स्टेट्स मैप पर है कहां। पर पता नहीं क्यों इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म यूएस गवर्नमेंट ने अपने लोगों को कन्विंस किया कि वियतनाम को कम्युनिज्म से बचाना उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आगे जो हुआ वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा था। 1960s में अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो हजारों सोल्जर्स को वियतनाम भेजेंगे और देखते देखते अगले 10 साल में वहां 5 लाख से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स खड़े कर दिए गए। और बिना किसी कॉन्क्रीट रीजन के अमेरिका ने वियतनाम में $50 to $90 बिलियन खर्च किया, एंड दैट टू एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ $20-24। और 1965 से लेकर 1975 के बीच अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम पर 40 लाख टन बॉम्ब गिराए, यानी कि हर घंटे अमेरिका ने वियतनाम पर 45 टन बॉम्ब्स गिराए, वो भी लगातार 10 साल तक। और सोचिए, ये सब अमेरिका ने करा डेमोक्रेसी बचाने के लिए, ताकि देश में शांति रहे। लेकिन शांति बनाए रखने के चक्कर में वियतनाम के लोग जल रहे थे, मर रहे थे और पूरा देश बर्बाद हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की वॉर मशीन पैसे छाप रही थी। एंड लुक एट दिस, वियतनाम वॉर में बेल हेलीकॉप्टर नाम की कंपनी ने 16,000 हेलीकॉप्टर्स बनाए, जिससे उनकी सेल्स 1962 में $150 मिलियन से 1967 तक $2 बिलियन तक पहुंच गई। सिर्फ 1968 में रेथियोन ने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से $620 मिलियन कमाए। एंड ब्राउन एंड रूट को $380 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, सिर्फ इसलिए ताकि वो वियतनाम में रोड्स और पोर्ट्स बना सके। इनफैक्ट वियतनाम के चक्कर में अमेरिकन ने कंबोडिया पर भी बॉम्ब्स गिरा दिए, जिनका वियतनाम वॉर से कोई लेना देना भी नहीं था।
क्यों? क्योंकि अमेरिकन को लगा कि वियतनामी सोल्जर्स कंबोडिया में छुपे थे। दोस्तों ये वॉर चली 19 साल और 5 महीनों तक, और उसके बाद भी ना अमेरिका डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर पाई, ना वहां के लोगों की लाइफ बदली। लेकिन इस चक्कर में 19 सालों में 30 से 50 लाख वियतनामीज लोग मरे और 50,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मरे। The final victory of the Viet Cong and North Vietnamese in South Vietnam. For 20 years, from 1955 to 1975, the Americans waged war in Vietnam. Nearly 4 million people died in this conflict. इनफैक्ट कई यूएस प्रेसिडेंट्स ने एडमिट भी किया है कि वियतनाम वॉर अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। तो सवाल ये है कि क्या वियतनाम के बाद अमेरिका रुक गया? वेल, नॉट रियली। उसके बाद यूएस ने इराक को फंड करके ईरान इराक वॉर को कैटलाइज किया, जो पूरे 8 साल चला। फिर इराक को अलग से बर्बाद किया, लिबिया को डिस्टेबलाइज कर दिया, और अफगानिस्तान में ओसामा को मारने के बाद भी 11 साल तक रुके रहे, और यूक्रेन को उकसाकर उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में भी अपने वेपन्स बेचे। एंड दिस पिक्चर इज अ क्लासिक डिपिक्शन ऑफ अमेरिकन हिपोक्रेसी। दोस्तों 1983 में अमेरिकन नेवल ऑफिसर डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने सद्दाम हुसैन के साथ हाथ मिलाया और ये तस्वीर खींची। एंड आयरॉनिकली वही रम्सफेल्ड 2003 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे रहे थे। तो पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पैसे दिए, वेपन्स दिए, जिससे उसने ईरान पर अटैक करा, और वो वॉर 8 साल चला। लेकिन जब सद्दाम हुसैन कुवैत में घुसा तो अचानक से यूएस ने सद्दाम हुसैन को दुश्मन बनाकर उसको बर्बाद किया और इराक पर कंट्रोल जमा लिया। Eventually, Saddam Hussein was hanged. Similarly, अफगानिस्तान में यूएस ने $2 ट्रिलियन खर्चे, लेकिन आज भी यानी 25 साल बाद भी अफगानिस्तान वैसे का वैसा ही है। इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट ने खुद एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो कि ये बताती है कि यूएस ऑफिसर्स ने गवर्नमेंट का पैसा कैसे बर्बाद किया। एंड यस, लाखों लोग मरे, कई देश बर्बाद हुए, लेकिन अमेरिकन कंपनीज ने बहुत बहुत पैसे छापे। इनफैक्ट डेटा ये कहता है कि वॉर ऑन टेररिज्म अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर था। अगर आपने 2001 में जब अफगानिस्तान वॉर शुरू हुआ तब $10,000 S&P 500 में लगाए होते, तो 2021 तक वो बढ़कर $61,000 बनते। नॉट बैड, राइट? लेकिन वही $10,000 अगर आप अमेरिका के टॉप 5 डिफेंस कंपनीज में लगाते तो वो आज $100,000 बन चुका होता। यानी वॉर स्टॉक्स ने नॉर्मल मार्केट को 58% से बीट किया। और इस टेबल को देखो, इस टेबल में आपको ये समझ आएगा कि वॉर कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर हम रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? 10%, 20%, एट द बेस्ट 100%, राइट? लेकिन दोस्तों ये टेबल बताता है कि अगर कोई वेपन्स कंपनी लॉबिंग में $1 खर्चा करता है तो उनको रिटर्न मिलता है 2 लाख से 4 लाख % का। एंड लुक एट दिस, रेथियों ने खर्चे कुछ $2.8 मिलियन और 27 करोड़ इनटू लॉबिंग, लेकिन बदले में रेथियों को 60,000 करोड़ से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। वही लॉकहीड मार्टिन ने 110 करोड़ खर्चे और उन्हें बदले में 4.5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो दोस्तों इससे यही समझ में आता है कि जब तक वॉर चलते रहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहेंगे। इसीलिए कुछ कंपनीज के लिए वॉर बहुत बहुत जरूरी है। सो सैडली वॉर इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, जिसकी वजह से दुनिया में वॉर्स चलते रहते हैं और सैडली आगे चलकर भी ये वॉर्स चलते रहेंगे। दिस इज द सैड ट्रूथ ऑफ द वेपन्स इंडस्ट्री ऑफ अमेरिका। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। That's all from my side for today, guys. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह जियोपॉलिटिकल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।